तर शेवटच्या लेक्चरमध्ये आपण कॅपॅसिटर आणि कॅपॅसिटरमध्ये स्टोअर झालेली एनर्जी याचा अभ्यास केला. त्याच्या पुढे वेगवेगळ्या प्रकारचे न्यूमेरिकल्स, कशा प्रकारचे प्रॉब्लेम्स, चे शॉर्टकट कसे काढायचे, त्याचे फॉर्म्युले कसे निर्माण करायचे, कंडेन्सरला चार्ज करायचं वेगवेगळ्या सेलच्या बॅटरीच्या साह्यानं आणि त्या चार्ज कंडेन्सरला एकमेकाशी जोडायचं, त्यांची सिस्टीम बनवायचं आणि मग त्याच्यामध्ये एनर्जी लॉस, एनर्जी गेन, चेंज इन एनर्जी, इफेक्ट ऑफ कॅपॅसिटी ऑन द एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडेन्सर, इफेक्ट ऑफ पोटेन्शियल ऑन द एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडेन्सर्स, system of condensers, effect of potential, effect of charge, effect of capacity on the energy stored in the system of the condensers. या सर्व गोष्टी आपण शेवटच्या लेक्चरमध्ये शिकलोत. आता आपण जाऊया, या कंडेन्सरला जर आपण डिफरंट कॉम्बिनेशनमध्ये जोडलं तर इफेक्टिव्ह कॅपॅसिटन्स किती होतो. If two condensers are connected in series combination, the effective capacitance will be how much? If the two condensers are connected in parallel combination, what should be the effective capacitance of that system? ये सब जानकारी हमें पाना है बच्चों. डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बोलो या अरेंजमेंट बोलो, अरेंजमेंट हो या कॉम्बिनेशन हो, एक ही अर्थ है. तो मैं कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर या अरेंजमेंट ऑफ कंडेंसर में दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, दो टाइप के अरेंजमेंट होती है. पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडेंसर या मोर देन टू कंडेंसर्स. तो सीरीज अरेंजमेंट या कॉम्बिनेशन, जेव्हा आपण दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त कंडेन्सरला एकमेकाशी जोडू तर दोन पद्धतीने जोडू शकतो. एक तर त्यांना सिरीजमध्ये जोडायचं, नाही तर त्यांना पॅरललमध्ये जोडायचं, नाही तर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन. म्हणून एकूण 3 प्रकारचे कॉम्बिनेशन आपण शिकतोय बाळांनो. सर्वप्रथम सिरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेन्सर्स या कॅपॅसिटर्स, सिरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेन्सर्स या कॅपॅसिटर्स याचा अभ्यास करूया. आता लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे की सिरीज कॉम्बिनेशन कधी म्हणायचं. काही विद्यार्थ्यांना सिरीज पण लक्षात येत नाही, पॅरलल पण लक्षात येत नाही आहे. सिरीज कॉम्बिनेशन कधी म्हणायचं बाळांनो, जर केवळ दोघांमध्ये, केवळ ओनली टू कंडेन्सर हॅव अ कॉमन जंक्शन, केवळ दोघांमध्ये एक जंक्शन कॉमन असेल तर तेव्हा त्या दोघांना सिरीज आहेत असं म्हणायचं. विद्यार्थ्यांनो हे बघा, तुमच्यासमोर एक आकृती काढतोय. हा कॅपॅसिटर C1, हा कॅपॅसिटर C2 कॅपॅसिटीचा, हा कॅपॅसिटर C3 कॅपॅसिटीचा आणि हा कॅपॅसिटर C4 कॅपॅसिटीचा. तर दिसतं तसं नसतं. विचार करा, हे दोन कंडेन्सर तुम्हाला सिरीजमध्ये दिसतील पण सिरीजमध्ये नाहीत. हे दोन कंडेन्सर तुम्हाला दिसतील सिरीजमध्ये असल्यासारखं पण सिरीजमध्ये नाहीत. तर केव्हा म्हणायचं दोन कंडेन्सरला सिरीजमध्ये, जर फक्त दोघांमध्ये एक जंक्शन कॉमन असेल. विद्यार्थ्यांनो हे जंक्शन फक्त दोघात कॉमन नाही आहे, चौघामध्ये कॉमन आहे. मग हे जंक्शन फक्त दोघात जर कॉम्बिनेशनमध्ये दोघांमध्ये कॉमन असतं, म्हणजे याला तोडलात याला तोडलात तर हे जंक्शन फक्त या दोघात कॉमन आहे, तेव्हा म्हणायचं हे दोघं सिरीज आहे. हे जंक्शन याला तोडलात, मग हे जंक्शन या दोघात कॉमन आहे म्हणून हे दोघं कसे झाले, सिरीजमध्ये. हे जंक्शन तिघात कॉमन आहे म्हणून हे दोघं सिरीज नाहीत, किंवा हे दोघं सिरीज नाहीत
का तिसरा जोडलाय त्याला म्हणून जेव्हा फक्त दोघांमध्ये एक जंक्शन कॉमन असतो त्याला सिरीज म्हणायचं. मग ते दोघं रजिस्टर्स असो की कंडेन्सर्स असो. म्हणून फक्त दोन कंडेन्सरमध्ये जर एक जंक्शन कॉमन असेल then the two condensers are said to be in series combination. If only two condensers have a common junction, then two condensers are said to be series. अगर दो से ज़्यादा कंडेंसर का एक कॉमन जंक्शन है तो कोई सीरीज नहीं ना कोई पैरेलल नहीं है. समझ में आया बेटा? तो इन दोनों में ये जंक्शन कॉमन है, अकेला जंक्शन कॉमन है, तब ये दोनों सीरीज. इन दोनों में ये जंक्शन कॉमन है तो ये दोनों सीरीज. दिखने पे मत जाओ, दिखाओ पे मत जाओ, जो है उसको स्वीकार करो. कॉमन कितने जंक्शन है? एक जंक्शन है. कितने कंडेंसर में है? सिर्फ दो में है. तब उन दोनों को सीरीज में कहो. ये दोनों दिखने में आपको दिख रहे सीरीज में होंगे? नहीं, क्योंकि उसको तीसरा जोड़ा हुआ है. अगर ये तीसरा डिस्कनेक्ट करते अब ये दोनों सीरीज में हो गए. इस तरह बेटा. तो कौन से कॉम्बिनेशन को सीरीज कहना बेटा? अगर सिर्फ दोनों में एक जंक्शन कॉमन हो तो दोनों को सीरीज में. समझ में आया बेटा बच्चों? यस. अगर ये कॉम्बिनेशन आपको समझ में आया तो किस प्रकार हम इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालने में कामयाब हो सकते हैं. सीरीज कॉम्बिनेशन में किस प्रकार चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं. सीरीज कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैसे निकाली जाती है और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कंडेंसर्स क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं. तो चलो बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन अच्छी तरह से समझ में आया. तो दो कंडेंसर अगर सिर्फ दोनों में एक जंक्शन कॉमन है तो दोनों को सीरीज में बोलो. बच्चों आप देखो, एक कंडेंसर C1 कैपेसिटी का, दूसरा कंडेंसर C2 कैपेसिटी का, तीसरा कंडेंसर C3 कैपेसिटी का. देखो ये दोनों, ये जंक्शन कॉमन है एक अकेला, इसीलिए वो दोनों सीरीज में है. ये जंक्शन इन दोनों के लिए कॉमन है, ये दोनों सीरीज में है. मगर बच्चों ये इसके साथ सीरीज में है, ये इसके साथ सीरीज में है, तो तीनों के तीनों सीरीज में आए. तो ऐसी श्रृंखला, ऐसी सीरीज, लंबी सी सीरीज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है. सबके सब सीरीज में रहेंगे. अगर बच्चों यहां ऐसा लगा दिया और ये इधर से ऐसा लगा दिया तो अब ये दोनों सीरीज में हुए क्या? नहीं. क्यों? ये जंक्शन सिर्फ दोनों में कॉमन चाहिए था मगर तीसरा जोड़ दिया, इसलिए ये दोनों अब सीरीज नहीं रहे. तो इसीलिए उसको कट कर दो. तो ऐसे अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में तीन कंडेंसर लेता हूं मैं, C1 कैपेसिटी वाला एक कैपेसिटर, C2 कैपेसिटी वाला दूसरा कैपेसिटर और C3 कैपेसिटी वाला तीसरा कैपेसिटर, तो ये इनके साथ सीरीज में है, ये इनके साथ सीरीज में है, तो तीनों के तीनों एक दूसरे के सीरीज में आते हैं. ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन को अगर मैं किसी बैटरी के साथ जोड़ देता हूं तब क्या होता है? अगर बैटरी के साथ जोड़ता हूं तो क्या होगा? बैटरी चार्ज सेंड करेगी. अगर ये बैटरी का पॉजिटिव एनोड है या पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव चार्जेस देगी. ये चार्जेस यहाँ आके बैठ जाएंगे. यहाँ आके बैठ गए, सोचिए प्लस क्यू यहाँ आके बैठ गए, तो उतने ही माइनस क्यू इंड्यूस होते हैं सामने वाले प्लेट के ऊपर. चार्ज बाय इंडक्शन से माइनस क्यू यहाँ इंड्यूस हो गए, चार्ज बाय इंडक्शन से माइनस क्यू इंड्यूस हो गए, कैपेसिटेंस बन गया. अब बच्चों जितने माइनस क्यू है उसके जोड़ीदार इधर गए, यहाँ जाके बैठ गए. अब यहाँ पॉजिटिव प्लस क्यू है, बाय इंडक्शन से इसके ऊपर माइनस क्यू बन गए बेटा. फिर इसके जोड़ीदार इधर भाग के गए, इधर प्लस क्यू, तो प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू, और इसके जोड़ीदार जो भी थे प्लस वापस सेल के तरफ आ गए. मगर जाते वक्त एनर्जी वाले चार्ज गए, आते वक्त नॉन एनर्जी वाले चार्ज आ गए.
इसीलिए ये सेल डिस्चार्ज हो रही है। जाते वक्त चार्जेस 10 चार्जेस गए, क्यू चार्जेस गए, मगर बैटरी से एनर्जी लेकर गए, तो एनर्जी लेने वाले चार्ज यहाँ जाके रुक गए। तो यहाँ गए बराबर उन्होंने फील्ड बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी स्टोर हो गई इसके अंदर। एनर्जी स्टोर होने के बाद निगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर लिया, पॉजिटिव चार्ज को हकल दिया। ये पॉजिटिव चार्ज जितनी भी एनर्जी यहाँ से ली है, कुछ एनर्जी यहाँ स्टोर होके बैठ गई, कुछ एनर्जी रिमेनिंग सामने वाले को दे दिया। सामने वाले जा रहे, उसकी एनर्जी लेके यहाँ गए, जितने यहाँ गए उतने निगेटिव यहाँ बन गए, कुछ ये बची हुई एनर्जी कुछ ये यूटिलाइज किए, इसमें कुछ एनर्जी गई, बची हुई और लेके आए, यहाँ बची हुई यहाँ पे डाल दिए। पूरे के पूरे एनर्जी 3 कंडेंसर में बांट दिया। अब बचा है कुछ भी नहीं बचा, खाली हाथ से लौट के आएंगे, -Q + Q चार्ज इधर आएंगे। जितने चार्जेस गए थे उतने चार्ज वापस आ गए, तो बैटरी का कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ एनर्जी लेकर गए थे, खाली हाथ आए, भरे हाथ लेके गए, खाली हाथ आए हैं। कहाँ गई इसकी एनर्जी? बांट के दिया उन तीनों में। तो इसीलिए बच्चों अब इसके अक्रॉस चार्ज कितने हैं? जितने Q चार्ज इन्होंने स्टोर किया, इन्होंने भी Q चार्ज स्टोर कर दिया, इन्होंने भी Q चार्जेस को स्टोर कर दिया। Q चार्ज को पकड़ के रखा, Q चार्ज को पकड़ के रखा, Q चार्ज को पकड़ के रखा। इसीलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज इक्वल होते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज, तीनों के लिए चार्ज सेम होते हैं। इक्वल चार्जेस will deposited will stored by each and every condenser। याद रखिए बच्चों, रजिस्टर के सीरीज में करंट इक्वल होता है, तो कंडेंसर के सीरीज में चार्जेस इक्वल होते हैं। तो बताओ बच्चों, अगर सबके लिए चार्ज इक्वल है तो बोलो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा? कैपेसिटी अलग अलग है। तो आपको याद करना है V = Q/C। सबके लिए, तीनों के लिए चार्ज इक्वल होने दो, मगर कैपेसिटी अलग अलग होने से इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। तो इसीलिए डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट कैपेसिटीज ऑफ द कंडेंसर्स, सिंस the condensers have different capacities, therefore they have different potential drops across the condensers. Let us suppose V1 is the potential drop across the capacitor C1, V2 is the potential drop across the capacitor C2, and V3 is the potential drop across the capacitor C3. Then by the definition, जितना ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है ये सब में बांट दिया है। तो बाय एडिशन लॉ ऑफ पोटेंशियल, V = क्या हो गया बच्चों? V1 + V2 + V3। तो अब चलो बच्चों, चार्ज C1 कैपेसिटी वाले कंडेंसर के ऊपर चार्जेस Q है, उसका पोटेंशियल क्या होगा? तो V1 = Q/C1। सबके ऊपर चार्जेस Q ही है, तो V1 पोटेंशियल ड्रॉप है C1 कैपेसिटी वाले कंडेंसर के ऊपर। सिमिलरली पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कंडेंसर C2 विल बी Q/C2, V3 विल बी Q/C3। तो ये रहा बच्चों V1, V2, V3। तो अब एडिशन लॉ क्या कहेगा? V1 की वैल्यू इसमें रखो, Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। तो ये रहा V। अब चलो बच्चों, ये Q कॉमन निकालो। Q कॉमन निकाल दिया तो यहाँ आएगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 आया, तो ये V है। तो अब हमें कौन चाहिए? टोटल कैपेसिटी चाहिए ना। तो टोटल चार्ज कितना सेंड किया है उन्होंने? Q चार्जेस। टोटल पोटेंशियल कितना है? V है। तो Q/V कौन होता है? कैपेसिटी होगा। तो अब इधर V को लेके आते हैं, इधर इसको लेके जाते हैं, तो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 = here 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 = क्या हो गया? Q/V हो गया, है ना बेटा।
Q अपॉन V हो गया, मगर एक सॉरी गलत हो गया ना, 1 अपॉन V अपॉन Q हो गया। इस ब्रैकेट को इधर रखा और V अपॉन Q हुआ। आइए बच्चों, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, Q अपॉन V इक्वल टू C। अब यहां V अपॉन Q है तो क्या होगा, 1 अपॉन C। तो ये हुआ बच्चों 1 अपॉन C इफेक्टिव। इफेक्टिव बोलिए नहीं तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का है, CS बोलिए। तो यस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द कंडेंसर्स कनेक्टेड इन विच कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 1 अपॉन CS हो गया बच्चों 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। In this way we can obtain the effective capacitance of the series combination of 3 condensers having capacities C1, C2, C3 connected in series. In this way जब 3 कंडेंसर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने के बाद उसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस इतना मिलता है। इतना मिलने के बाद अब हम उसके ऊपर कुछ रिमार्केबल पॉइंट्स बताना चाहते हैं ताकि हम जल्दी आंसर निकाल सकते हैं, फास्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो इसीलिए शॉर्टकट फार्मूलेज निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसको हम रिमार्क बोलते हैं बच्चों, रिमार्क, शॉर्टकट यूज करना है। अगर आपको बच्चों सिर्फ 2 कंडेंसर का सीरीज कॉम्बिनेशन दिया, इफ वी हैव अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंडेंसर्स C1 एंड C2, अगर 2 कंडेंसर का सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हम उसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैसे निकाला सकते हैं। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बांटते हैं। ये V पोटेंशियल डिफरेंस टोटल पोटेंशियल है, दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, सिर्फ दोनों का कॉम्बिनेशन लिया तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगा CS इक्वल टू ऊपर प्रोडक्ट नीचे एडिशन होगा। Effective capacitance of the series combination of 2 condensers having capacities C1 and C2 will be given by ऊपर प्रोडक्ट नीचे एडिशन। इसका शॉर्टकट कैसे होता है, देखो बच्चों, आपके पास 3 और 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, 3 और 6 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर है। दोनों को सीरीज में जोड़ने के बाद तुरंत आंसर मिलेगा, दोनों का प्रोडक्ट 18, दोनों की एडिशन 9, 2 माइक्रोफैराड। ऐसे तो जल्दी आंसर पाने के लिए अगर आपके सामने 2 कंडेंसर्स है और 2 कंडेंसर का सीरीज कॉम्बिनेशन है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दिया और आपको कहा टोटल कैपेसिटी निकालो, तो दोनों के लिए ये शॉर्टकट फार्मूला बनेगा। तो अगर C1 कैपेसिटी वाला कंडेंसर C2 कैपेसिटी वाला कंडेंसर V पोटेंशियल है तो C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 ये इफेक्टिव कैपेसिटेंस बनेगा बच्चों। तो डायरेक्टली हम ऐसे अगर नंबर आए तो हम ऊपर उसका मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 18 आया, नीचे एडिशन किया 9 तो आ गया कितना, 2 माइक्रोफैराड। ऐसे शॉर्टकट फार्मूले हम निकालने में कामयाब होते हैं। और दूसरा शॉर्टकट फार्मूला बताने जा रहा हूँ बच्चों। आइए बच्चों, अब टोटल पोटेंशियल दिया जाता है, टोटल बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है और C1 C2 2 कंडेंसर्स के कैपेसिटी दिए जाते हैं और आपको इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, उसका भी शॉर्टकट निकालना है। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटी के बीच में रिलेशन क्या है, V इक्वल टू Q अपॉन क्या होता है, C। ओके, तो दोनों के लिए क्या तरीके हैं, चार्ज कांस्टेंट है। अगर दोनों के लिए चार्ज कांस्टेंट है तो कैपेसिटी और पोटेंशियल का रिलेशन कैसे बनता है, इनवर्स है। जिसकी कैपेसिटी छोटी उसका अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा, जिसकी कैपेसिटी बड़ी उसके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप बड़ा। ओके बेटा, ये छोटा तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा, ये बड़ा तो पोटेंशियल डिफरेंस छोटा। तो कैपेसिटी C1 है तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल निकालना है, तो V1 को निकालना है तो C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू टोटल पोटेंशियल। आपको V दिया जाता है, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप दिया जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन का,
C1 C2 की वैल्यू दी जाती है, तो इन्वर्स रिलेशन है ना, तब क्या करना, V1 का अक्रॉस C1 के अक्रॉस का पोटेंशियल निकालना है, तो C2 को ऊपर लिखो, C1 प्लस C2 इंटू टोटल पोटेंशियल। उसी तरह V2 कैसे निकालोगे, C1 अपॉन C1 प्लस C2 इक्वल इंटू V, ऐसे निकाला करते बेटा। तो ये रहा बच्चों, ये V1 इक्वल टू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V, और V2 इक्वल टू C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। आपको तीन चीज दिए जाते हैं, C1 कैपेसिटी, C2 कैपेसिटी और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। देखो बच्चों, ये 3 माइक्रोफैराड का है, ये 6 माइक्रोफैराड का है, और 12 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, तो इसके अक्रॉस कितना हुआ, इसके अक्रॉस कितना, तुरंत निकाल सकते हैं हम। क्या करना, C1 पता है, C2 पता है, इसमें रखो, C2 कितना है 6, एडिशन 9, V कितना है 12, तो 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 9, 9 दूनी 18, 2 और 6, 2 और ये कितना 3, 6, इसके अक्रॉस 6 वोल्ट हो गया। देखो कैसे आता है, इसकी वैल्यू कितनी है 3, ये कितना है 6 इंटू V कितना है 12 हो गया, डिवाइडेड बाय दोनों की एडिशन 9 है, ऐसा। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 3 4 जा, और कितना आया 8 वोल्ट। जो छोटा है उसके ऊपर 8 वोल्ट। टोटल 12 में से इसके अक्रॉस कितना, ऐसे पूछते हैं, तो टोटल 12 में से इसके अक्रॉस कितना है 8 वोल्ट। अब बचा हुआ कितना 4 वोल्ट इसके अक्रॉस का, तुरंत बोल सकते हैं हम। तो ऐसे कैसे डिसाइड करना, जिस कॅपॅसिटर, ज्या कॅपॅसिटरच्या अक्रॉस मधला पोटेन्शियल डिफरन्स काढायचा आहे, त्याला न घेता दुसरा घ्यायचा इथं C2, याच्या अक्रॉस मधला काढायचा असेल तर C2 डिवाइड बाय दोघांची बेरीज, आणि याच्या अक्रॉस मधला काढायचा असेल तर C1 डिवाइड बाय दोघांची बेरीज। मी सांगतोय म्हणून घ्यायचं नाही, हे शॉर्टकट फॉर्म्युला कुठून चुरून आणले नाहीयेत, याला बनवलंय आपण। कसं, दोघांसाठी काय सारखं असतं, चार्ज सारखं असतात, तर मग दोघांसाठी चार्ज सारखं असतात ना, हां, टोटल PD किती आहे, एवढा आहे, ओके। मग याचा CS किती आहे तुम्हाला माहित आहे, CS किती आहे, C1 प्लस C1 इंटू C2, ये CS आहे ना। तर मग आता सांगा, CS अक्रॉस मधला पोटेन्शियल ड्रॉप V आहे, तर मग याच्या अक्रॉस मधला काढायचं ना। तर बघा हे फॉर्म्युले कसं काढलेत, मी वापरलं, हे शॉर्टकट कसं लक्षात ठेवायचं हे पण ट्रिक सांगतोय। जर इन्व्हर्स रिलेशन असेल ना बाळांनो, इन्व्हर्स रिलेशन असेल ना, तर एक काम करायचं, ज्याच्या अक्रॉस मधला PD काढायचा आहे ना, तो कॅपॅसिटी नाही घ्यायचा वर, दोघांची बेरीज खाली। ज्याच्या आता C1 च्या अक्रॉस मधला पाहिजे होता, C1 ला नाही घेतलं, C2 ला घेतलं, C1 प्लस C2। याच्या अक्रॉस मधले पाहिजे ना, तर याला नाही घेतलं, याला घेतलं, C1 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स। आता हे कसे आले ते सांगतोय बाळांनो, चला। CS बरोबर काय, C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, बरोबर आहे। टोटल चार्ज, दोघांसाठी टोटल चार्ज सेमच राहणार आहे। टोटल चार्ज बरोबर काय आहे, CS इंटू V, ओके। मग CS ची किंमत ठेवा, मग चार्ज Q इक्वल टू C1 C2 हां डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू V, ओके बेटा। चला, एवढे चार्ज कुणावर आहेत, C1 कॅपॅसिटीवर पण आहेत, तेवढे चार्ज कुणावर आहेत, C2 वर पण आहेत। म्हणजे तुम्हाला कुणावरचं पोटेन्शियल पाहिजे, फक्त C1चं। मग V1 बरोबर Q अपॉन C1, ओके। मग कारण चार्ज दोघांसाठी सेम आहे, मग Q ची किंमत ठेवा, C1 हा C1 कटतो का नाही, कटला, म्हणजे काय शिल्लक राहिला, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। आपण चोरून आणत नाही फॉर्म्युले, कुठल्या पुस्तकातली कॉपी करत नाही, बनवता आलं पाहिजे। दॅट इज अ स्किल ऑफ यू अँड मी, हे आपलं स्किल निर्माण करायचं आहे आपणाला। म्हणजे कसे फॉर्म्युले, शॉर्टकट फॉर्म्युला पाठ करायचा नसतो, बनवायचं असतं। मी अगोदर तुम्हाला शॉर्टकट सांगितलंय, नंतर बनवून दिलंय। म्हणजे कुठलेच फॉर्म्युले शॉर्टकट नसतात, हे आपण आपली सोय करून ठेवलेलं असतं। एक्सपर्ट लोकांनी तुम्हाला ते सोयीसाठी तुमच्या पुस्तकात शॉर्टकट करून दिलेले असतात।
पण हे पाठ करणं काही लोकांना जमते, काही लोकांना पाठ करणं जमत नाही आहे. मग त्यांना बनवण्याची स्किल तयार झालं पाहिजे. अचानक पाठ करण्याचा धोकासुद्धा होऊ शकतो. अचानक परीक्षेत जर विसरला, कन्फ्यूज व्हायला लागलं, C1 घ्यायचं का C2 घ्यायचं हे कन्फ्यूज होत आहे, त्या कन्फ्यूज होणाऱ्या लोकांसाठी सांगायला लागलो आहे, जर इन्व्हर्स रिलेशन असेल तर उलटा इथं दुसरा घ्यायचा, म्हणजे याच्या विरुद्ध इथं घ्यायचा. इन्व्हर्स रिलेशन असेल तर याच्या विरुद्ध इथं घ्यायचा, याच्या विरुद्ध इथं घ्यायचा. इथं V1 असेल तर C2 घ्या, इथं V2 असेल तर C1 घ्या, इन्व्हर्स रिलेशन असल्यामुळं. ओके, म्हणून दोघांचं रिलेशन इन्व्हर्स असतं, चार्ज समान असतो. सिरीजमध्ये असं होतं, सिरीजमध्ये दोघांसाठी चार्ज समान असल्यामुळं इन्व्हर्स रिलेशन येतं. आणि इन्व्हर्स रिलेशन आलं की असं लक्षात ठेवा की V1 काढायचं असेल तर C2/C1 + C2, V2 काढायचं तर C1/C1 + C2 असं काढायचं. आता हे मी सांगतोय म्हणून नाही, ते प्रूव्ह करून दाखवले तुमच्यासमोर. म्हणून आता विश्वास बसेल तुमचा आणि तुम्हाला एक आत्मविश्वास आला ना, तर नेक्स्ट टाईम तुम्ही म्हणणार नाही सरांनी सांगितलंय म्हणून, मला माहीत आहे असं स्वाभिमानानं सांगू शकता, मला माहीत आहे असं म्हणून. तसं आता सांगा V2ची किंमत काढायची आहे ना. हां, V2 कुणाच्या ॲक्युरसमधला आहे? या सेकंड कॅपॅसिटरच्या ॲक्युरसमधला आहे. मग V2 म्हणजे त्याच्यातून चार्ज किती चालेत? Q चालेत. त्याची कॅपॅसिटी किती आहे? C2. आता या दोघातलं C2 कटून जाईल आणि राहतं कोण? C1. म्हणून C1/C1 + C2 × V. तर अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो शॉर्टकट फॉर्म्युले सुद्धा तयार करून दिले. म्हणजे सिरीज कॉम्बिनेशनमध्ये इफेक्टिव्ह कॅपॅसिटन्स तर काढला दोघांचा. जेव्हा दोन कंडेन्सरचं कॉम्बिनेशन आहे तिथं आपल्याला जस्टिफिकेशन घ्यायचं असतं, तिथं आपल्याला निर्णय घ्यायचा असतो. जर समजा अनेक कंडेन्सर सिरीजमध्ये जोडलेले असतील तर तेव्हा वेगळी सिच्युएशन राहील. पण दोघांसाठी तुमच्यासमोर असा प्रश्न निर्माण होतो, आता टोटल पोटेन्शियल दिले तर दोघात वाटायचं आहे, मग दोघात वाटणी करायचं आहे. मग ज्याचं पोटेन्शियल, ज्याची कॅपॅसिटी कमी त्याच्या अक्रॉसमध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स जास्त असतं. इन्व्हर्स रिलेशन आहे ना. मग जास्त कुणामध्ये कमी कुणामध्ये हे लक्षात येईल, पण किती, तर कितीसाठी हे सांगितलं तुम्हाला. म्हणून टोटल पोटेन्शियल डिफरन्सचे दोन भाग करायचे आहेत डिपेंडिंग अपॉन द कॅपॅसिटीज ऑफ द कंडेन्सर्स कनेक्टेड इन सिरीज. तर या फॉर्म्युल्यानुसार काढू शकता. हे इफेक्टिव्ह कॅपॅसिटन्स झालं दोघांचं आणि दोघांमध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स कसा डिवाइड होतो ते पण सांगितलं. दोघांसाठी चार्ज तर सेमच असतं, चार्ज सेम, पोटेन्शियल डिफरन्स कॅपॅसिटीनुसार चेंज होतं आणि हे पोटेन्शियल डिफरन्स तुम्हाला सांगितलं. इफेक्टिव्ह कॅपॅसिटन्स झाला आणि प्रत्येकाचा इंडिव्हिज्युअल पोटेन्शियल डिफरन्ससुद्धा काढला. म्हणून सिरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडेन्सरबद्दल हे लक्षात असू द्या बाळांनो. हे शॉर्टकट फॉर्म्युले आहेत, तात्काळ उत्तर भेटतं. हे फॉर्म्युले जर लक्षात नाही राहिले तर हे आपलं कॉन्सेप्ट हा आहे, या कॉन्सेप्टच्या साह्यानं तुम्ही ते फॉर्म्युले काढू शकता. हे झालं बाळांनो सिरीज कॉम्बिनेशन. जर कंडेन्सरचं सिरीज कॉम्बिनेशन असेल तर हा मेन फॉर्म्युला तिघांसाठी तयार केला आहे. पण दोघांसाठी शॉर्टकट CS पण फॉर्म्युला तयार झाला आहे. आणि डिव्हिजन ऑफ द टोटल पोटेन्शियल, दोन पोटेन्शियलचे कसे तुकडे होतात, त्याचे दोन पार्ट कसे होतात, C1 आणि C2 यांच्या किमतीवरून